नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और डायलॉगस में आपका स्वागत है। कितनी अजीब सी दुनिया है, हम लोग यकीन नहीं करते क्योंकि हम जानते नहीं। हम लोग जिन हवाई जहाज़ में चलते हैं, उस पर चढ़ते हैं, उसके सपने देखते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे सपने से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक हवाई जहाज़ का एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत जियो इकोनॉमिक्स से अपने आप को जोड़ता है, जो देश और दुनिया में लड़ाई की वजह है और जो देश और दुनिया में जंग जीतने की वजह बनते हैं। वो है फाइटर एविएशन, फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर एरोप्लेन्स। वो भी दुनिया एक अजीब सी दुनिया है, उसमें आज घुसेंगे हम लोग, उसमें जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि वो पूरी दुनिया को एक नया शेप देने में, एक नई शक्ल बनाने में वो कितना काम आता है। एक देश दूसरे देश से हवाई जहाज़ खरीदते हैं, पैसे देते हैं, उसमें उनका हित जुड़ा हुआ है, वो एक तरह से कहें तो धंधा भी है। आज उसी पर और गहराई से बात करेंगे। हमारे साथ अभिजीत भट्टाचार्य साहब हैं। भट्टाचार्य साहब लाइफ मेंबर हैं इंडियन एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, माफ़ी चाहूँगा, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लाइफ मेंबर हैं। इस विषय के जानकार हैं, देश और दुनिया पर नज़र रखते हैं, खासकर जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। भट्टाचार्य साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जब हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, लोगों को पता भी नहीं है, न उन्होंने कभी देखा है, न वो कभी उसके बारे में जानते हैं, न उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। मतलब ये कौन सी दुनिया है जो फाइटर एयरक्राफ्ट के आसपास घूमती है? हवाई जहाज़ का जो फाइटर है, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ही अलग दुनिया है। चंद लोग जानते हैं क्योंकि बहुत ही स्पेशलाइज, हाईली स्पेशलाइज लाइन है जी। और इस मामले में जैसे हम हिंदुस्तानी फाइटर खरीदते हैं, पाकिस्तान खरीदता है, बाकी तमाम दुनिया जो खरीदती है, ये जानना ज़रूरी होता है हम क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, कितना पैसा मेरा खर्चा हो रहा है, कितना दिन में हमारा फाइटर चलेगा और कैसे चलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कब तक डिलीवरी होगी, एग्जैक्टली। अब देखिए, आप फिलहाल अभी रिसेंटली ट्रम्प साहब ने बोला था, अमेरिका के बहुत उच्च कोटि के बहुत बड़े प्रेसिडेंट हैं। वो इतना ऊंचा क्यों बोलते हैं? कौन? ट्रम्प साहब इतना ऊंचा क्यों बोलते हैं? वो लंबा है इसीलिए बोलते हैं, हम नाटा है इसीलिए हम नहीं बोलते हैं। जो लंबा होगा ऊंचा नहीं बोलेगा। बोलिए आप, उसका हाइट 6 फुट 4 इंच है, हम 4 फुट 6 इंच है। जो फाइटर प्लेन पे क्या अमेरिका क्या हित है हमारे यहाँ? वो कह रहे हैं कि आप कृपया करके रशिया से फाइटर खरीदना बंद करिए और हमारा F-35 खरीदिए। अच्छी बात है, लेकिन हमको भी तो देखना है, हम रशिया से कैसे बंद कर सकते हैं बताइए। रशिया आज 60 साल से हमको हवाई जहाज फाइटर दे रही है, MiG-21, 23, 25, 29, इतना 27, सुखोई 7, सुखोई 30, जब उन्होंने दिया हुआ है तो अचानक ये बंद करना, ये कि पानी, नल का पानी थोड़ी है, नल का पानी बंद कर दो, पानी बंद हो गया, फिर चालू कर दो, चालू, ऐसा नहीं होता है। तो ये गंभीर विषय है, इतना आसानी से इसको ना हम डिसीजन ले पाएंगे और हमको भी देखना है ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखना बहुत आवश्यक है। और फाइटर का जो अभी जो फ़िलहाल जो चर्चा चली हुई है पूरा दुनिया में, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला बनता जा रहा है, बहुत। उसमें क्या हो रहा है कि 1991 में जब रसिया टूट गया, 26 दिसंबर 1991 में, उसके बाद रसिया 15 देश बन गया। जब 15 देश बन गया तो रसिया का जो एविएशन वर्ल्ड था वो भी टूट गया। उनके पास 10 तो कंपनी था, याकोवलेव, टोपोलेव, सुखोई, मायासिस्चेव, मिल, मिकोयान गुरेविच, कैमोव, इल्यूसन, बेरिएव, एंटोनोव।
आज की तारीख में रसिया के पास सिर्फ 3 कंपनियां चल रही हैं, मिकोयान गुरेविच, सुखोय, मिल। नहीं, हमारा मेजॉरिटी एयरक्राफ्ट कहाँ से आता है? देखिए, हमारा मेजॉरिटी हवाई जहाज फाइटर्स रशिया से ही आया है आज तक जी। लेकिन फिर भी हमने 1980 साल में जब 1979 तक मोरारजी देसाई जब थे प्रधानमंत्री बने थे, 23 मार्च से जुलाई 79 तक फिर चौधरी चरण सिंह साहब आए थे, तो उस टाइम पे हमने जगुआर खरीदा था। आपने देखा होगा कल ही एक जगुआर क्रैश किया है अम्बाला के पास, तो वो आता था, जगुआर बनता था एंग्लो फ्रेंच जगुआर। फिर 1985 में हमारे पास आया था मिराज 2000 जो ग्वालियर में बेस्ड है, 2 स्क्वाड्रन वहाँ पे है जी। और उसके बाद अभी 2-3 साल पहले हमारे पास आया है फ्रेंच रफाल। ये हमारे दोस्त ने मुझे दिया था, रफाल है। अच्छा, मिराज जो है वो सिंगल इंजन वाला है, 1 इंजन वाला है, और ये रफाले 2 इंजन वाला है। तो हमारे पास रसिया का भी है, यूरोप का भी है। ये है, मतलब अमेरिका का फाइटर हमने आज तक, हिंदुस्तान की जो आज़ाद हम हुए 47 से आज तक हमने कभी अमेरिका का फाइटर प्लेन इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये याद रखने वाली बात है। अमेरिका के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उसकी एफिशिएंसी कम नहीं हो जाती ना? नहीं, देखिए सब फाइटर एफिशिएंट है, कोई फाइटर इनएफिशिएंट नहीं है। फाइटर उड़ेगी, लड़ाई होगी, कुछ एक्सीडेंट भी होगी। एविएशन एक ऐसा दुनिया है, वहाँ कभी ना कभी एक्सीडेंट होगा ही, आप रोक नहीं सकते। समझ रहे ना? F-35 का बरखिलाफ ये रिपोर्ट आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा है। आपको एक बात बता दूं सर, आज से 50 साल पहले अमेरिका ने एक फाइटर बनाया था, उसका नाम था F-104, लॉकहीड F-104 जी। उसको इतना क्रैश किया, उसका नाम लिखा गया विडोमेकर फ्लाइंग कॉफिन, मतलब वो हवाई जहाज का नाम लिखा। मिग को भी बोलते थे जी? मिग को भी बोलते थे? नहीं, मिग को तो अभी बोलते थे, वो पहले से ही था। अरे मिग तो आपके पास 58-59 में आया मालिक। आज 60 साल के बाद आप मिग को फ्लाइंग कॉफिन बोले रहे हैं, तो इसका दोष मिग का नहीं है, इसका दोष हमारा है, क्योंकि हमारे रखरखाव का है। नहीं सर, ऐसा है कि कोई भी हवाई जहाज 25 साल का ऊपर नहीं चलना चाहिए। एक सेल्फ लाइफ होता है ना, जैसे इंसान का सेल्फ लाइफ का एवरेज कितना है, 80 साल, 85 साल, 90 साल। आप उसको अगर 120 साल तक खींचेगा और बोल देंगे ये बुढ़ऊ चल नहीं पा रहा है, ये देखो लंगड़ा कैसे हो गया, तो वही बात है ना। जो हमारा जो 80 साल 85 होता है वो उनका 25 होता है। लेकिन हवाई जहाज एक्चुअली हमारा सेल्फ लाइफ देखिएगा 40 साल तक आपका पूरा फिटनेस रहता है। 40 के बाद आपका फिटनेस ऐसा गिरता रहता है, आप दौड़ नहीं सकते, टाइमिंग नहीं होता है। आप हाई जंप मारिए, 6 फीट करते थे, अब देखिएगा 3 फीट मुश्किल से हो रहा है जी। तो उस हवाई जहाज का भी वही मामला है, तो उसको आप नहीं खींच सकते। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो भी आप मशीन खरीदिएगा उसको टाइम से रिप्लेसमेंट करने की बात सोचिए। और आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर खाली आप इंपोर्ट ही कर रहे हैं तो हमारा इंडस्ट्री का क्या होगा? अरे हम भी तो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर हम खाली रसिया, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड यहीं से खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा तो सब इंपोर्ट में ही खर्चा हो रहा है। इसको भी तो कम करने की बात सोचिए। थोड़ा हमारे भी बच्चों को नौकरी बनाइए, हमारे भी साइंटिस्ट को तो मौका दीजिए। तो ये बड़ी अजीब और गरीब दुनिया है। ये फाइटर का जो है ना मार्केट है, मनी मार्केट है ये। अभी इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? नहीं, इंडिया का थियोरेटिकली इंडिया बुरा नहीं है। नहीं, जियो पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में,
खरीदने की मजबूरी में, रिक्वायरमेंट के हिसाब से? देखिए, अभी फ़िलहाल इंडिया का हालत ठीक नहीं है। फाइटर स्ट्रेंथ हमारा होना चाहिए 45 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर होता है, 20 होता है 2 ट्रेनिंग के पर्पस में रहता है आम तौर से, और 18 होता है फ्लाइंग फॉर्मेशन के लिए। जैसे हमारे तमाम हलवारा है, जलंधर है, उधर हासीमारा है, ईस्टर्न कमांड में है, पूरा जो तो फैले हुए हैं। तो उसमें हमारा फाइटर स्क्वाड्रन अभी 32 है। तो हमारा शॉर्टेज तो है ही, और शॉर्टेज को हम, अब देखिए एक बात हमको सोचना पड़ेगा कि हवाई जहाज़ ये टी पार्टी नहीं है कि हाँ भाई हो गया, हाँ बना लो, चाय बना लो, हाँ हवाई जहाज़ आ गया। टाइम लगता है। एक हवाई जहाज़ बनाने का गेस्टेशन पीरियड जो होता है, मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब डिज़ाइन टू एक्चुअल फ्लाइंग, वो मिनिमम 15 साल लगता है। 15 साल मिनिमम, चाहे भले ही आप जितने भी बड़े मतलब महारथी होना हो, 15 साल के नीचे नहीं होता है। तो आज अगर आप बोल रहे हैं कि भाई हमारा यह हालत ये है, तो आप देख लीजिए कितना लगेगा। ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग का अनुसार और रियलिस्टिक सिचुएशन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, और ये लेना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और याद रखिए, हमारे जो पड़ोस में है चाइना, कल बोल रहा है हिंदी चीनी भाई भाई, वो काहे को बोल रहा है? अमेरिका से डरा हुआ है, अचानक इंडिया का याद आ गया। उसका स्क्वाड्रन इतना ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है। पहले तो उन्होंने मिग चोरी किया, रशिया का सुखोई चोरी किया, अब जाके अमेरिका का पूरा कंपनी चोरी बना के उन्होंने बना लिया है। उनका नाम सुनिएगा, हम आपको बोल रहे हैं, हैरान होगा कि चाइना ने क्या बना के रखा हुआ है। J-10, J-20, J-15, J-11, सुखोई 27, FC-31, 6 टाइप का हवाई जहाज बना रहा है। हिंदुस्तान 2 बना रहा है, एक LCA तेजस और दूसरा आमका 2 इंजन वाला। तेजस हमारा 1 इंजन वाला है, और आमका हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंजन का हमारा प्रॉब्लम है, मिल नहीं रहा है, और हम भी थोड़ा बनाने में थोड़ा असमर्थ रहे हैं। तो ये हमारी बहुत विडंबना है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी हम अपना इंजन के बारे में ठीक करें, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। और हमारे इस केस में भट्टाचार्य साहब, जैसे ट्रम्प भी आए हैं नए पैंतरे के साथ, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई, मतलब स्ट्रीट फाइटिंग में इसको रंगदारी बोलेंगे, अगर ऐसा ये शब्द अगर आप इस्तेमाल करने की इजाज़त दें तो। जी बिल्कुल। तो इस रंगदारी में हिंदुस्तान उस फाइटर प्लेन और उसके सेट को खरीदने में कितनी प्लायबिलिटी है भारत सरकार की? ये तो पॉलिटिकल प्रश्न आपने पूछ लिया। हमें तो लग रहा है कि ट्रम्प साहब इंडिया को ऐसा दबा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो पॉलिटिकल क्राइसिस नज़र, ऐसा ना हो जाए कि पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए। अगर हम ठीक से नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी जो लग रहा है, टेक्नोलॉजी आपका पॉलिटिकल क्राइसिस ना बना दे। क्योंकि जिस रफ्तार से हमको दबाया जा रहा है कि आप ये खरीदो, वो खरीदो, ड्यूटी हटा दो, मार्केट खोल दो, एग्रीकल्चर निकाल दो, और भले ही आपके लोग मर जाए, आपके लोग गरीब हो जाए, अरे हम तो ऐसे ही मरे हुए हैं। हाँ, आपने अपने लोगों को तो निकाल दिया, 5 लाख 10 लाख पता नहीं कितने लोगों को निकाल दिया। अब इंडिया में भी अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे, तो उसमें तो हमारे भारत सरकार के ऊपर असर आ जाएगी। ऐसा ना हो कि भारत सरकार का स्टेबिलिटी का ऊपर गड़बड़ हो जाए। हमें ये खतरा नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल मामला में मुझे तो यहाँ दाखिल नहीं। कैसे जब से फाइटर प्लेन का इस्तेमाल शुरू हुआ पूरी दुनिया में जी, एक अंतराल के बाद कैसे इसका बनावट, इसका इंटरेस्टिंग होना, इसका महंगा होना, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल बेवजह, मतलब ये इसकी पूरी दुनिया कैसे बदली कैसे है? सर देखिए,
एक हवाई जहाज के पीछे 18-20 फैक्टर होता है। पहला होता है आप वो फाइटर किस मामले में इस्तेमाल कर रहे हो। आप क्या आर यू गोइंग टू डू इट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड, और यू आर गोइंग टू डू इंटरडिक्शन जिसे बोलते हैं, या एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, या एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, या यू आर गोइंग टू यूज इन बॉम्बर, और या यू आर गोइंग टू यूज इट एट MRCA, मल्टीपल रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मल्टीपल रोल का मतलब क्या है कि हवाई जहाज से लड़ेगा एयर टू एयर, हवाई जहाज ग्राउंड अटैक करेगा, जैसे हमारा 71 वार में हुआ था ना, हंटर ने मारा था और बैटल ऑफ लोंगेवाला में, याद है। तो बैटल ऑफ लोंगेवाला क्या, टैंक जब हमारे हिंदुस्तान में घुस रही थी, हमारे पास टैंक नहीं था, तो टैंक वालों ने बोला हिंदुस्तान का एयरफोर्स को भाई बचाओ, तो हवाई जहाज़ ने आके जो मिसाइल दिया, एयर टू सरफेस मिसाइल मारा, तब जाके उनका टैंक का बाजा बजा, दे हैड टू रिट्रीट गो बैक। नहीं तो लोंगेवाला बैटल में तो हमारा तो राजस्थान में घुस रहे थे, तो हवाई जहाज ने आपको बचाया था, हंटर ने बचाया था। तो आपका रोल क्या है? मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में क्या होगा कि आपका जो पेलोड जिसे कहते हैं, फर्ज करिए आपका हवाई जहाज टेक ऑफ कर रही है 12 टन, 12 टन में अगर टेक ऑफ कर रहे हैं तो आपका पेलोड मतलब बॉम्ब मिसाइल वगैरह जो ले सकते हैं वो 3.5 टन लेंगे। नॉर्मली जितना आपका पूरा वज़न होता है उसका 25 और 30% तक आप लोड ले सकते हैं। बॉम्ब मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, व्हाटएवर इट इज़, गन्स, तो ये आप कर सकते हैं। तो इस मामले में देखा जाए हमारा जो रशियन एयरक्राफ्ट है, अच्छा रशियन एयरक्राफ्ट का और एक वो है खूबी समझ लो है, रशियन एयरक्राफ्ट जो है इंडिया को बुरा नहीं सर्व किया है, इट हैज़ डन प्रीटी वेल, इट हैज़ डन प्रीटी वेल। तो इस सिलसिले में अचानक आप रशिया को बंद कर दीजिएगा, जो भी सुखोई हमारे पास है और भी जो MiG-29 अभी भी उड़ रही है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल से। कैसे किधर जाता हुआ दिख रहा है आपको फाइटर प्लेन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड? इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड में क्या हुआ, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, यूरोप का इंडस्ट्री ख़त्म हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। आज यूरोप में एक भी फाइटर कोई अकेले नहीं बना रहा है एक्सेप्ट फ्रांस। फ्रांस का ये मिराज और रफाले बना रहे हैं, और कोई नहीं। जर्मनी नहीं बनाता है, जर्मनी का 4 नेशन होता है, यूरो फाइटर बना रहे हैं, जर्मनी, इटली, स्पेन और इंग्लैंड। स्वीडन बना रहा है साब, लेकिन स्वीडन का जो हवाई जहाज़ है जैस विगन साब जो बना रहे हैं वो सिंगल इंजन का एयरक्राफ्ट है, वो अभी तक बिका नहीं है। अब स्वीडन अब जब चूंकि आ गया है नाटो में, अब वो सोच रहे हैं कि शायद बेच पाएंगे। तो बट उसका स्वीडन का एक लिमिटेशन कि अभी तक उसका कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, बाकी सब इस्तेमाल हुआ है। और इसराइल एक ज़माने में बहुत बढ़िया हवाई जहाज बनाया था, किफर KFIR, उसके बाद लावी LAVI। लावी का मतलब है लायन, उनका लैंग्वेज में लावी। किफर और लावी का प्रोडक्शन बंद कर दिया अमेरिका ने। उसने बोला बेटा तुमको हम सब देंगे, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्शन बंद करो, हम तुमको F-16 देंगे। उन्होंने F-16 दिया। आज पूरा दुनिया में 4,900 के करीब F-16 बेच दिया अमेरिका ने, माला माल हो गए। लॉकहीड कंपनी का नाम है, लेकिन मज़े की बात सुन लीजिए, लॉकहीड कंपनी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर नहीं है। ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर लॉकहीड का बनाया था जनरल डायनामिक्स बोल के एक कंपनी था, वो कंपनी का दिवाला बोल गया। कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ, अमेरिका का बड़े बड़े कंपनी बंद हो गए। मैकडॉनल्ड डॉगलस को ले लिया बोइंग ने, नॉर्थरॉप का बाजा बज गया, नॉर्थरॉप ग्रुमैन एक हो गए। समझ रहे हैं आप? तो ये ऐसी बात चली हुई है।
और अभी आज जो बोइंग जो है, बोइंग F-16 मैन्युफैक्चर नहीं किया था, लॉकहीड मैन्युफैक्चर कर रहा है। बोइंग F-14, 15 और 18 आजकल बोइंग का है, उसने नहीं किया था, वो मैकडॉनल्ड डॉगलस ने बनाया था। लेकिन कंपनी 1998 में मर्ज कर गया। और अमेरिका एक ऐसी देश है जो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा जाती है। एवरीथिंग इज मेगा। बिजनेस में होता है। अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी बिजनेस को आगे सत्यानाश कर रहे हो। अगर आप इंडिया में ऐसा करोगे तो अब तो ठीक है, और भी आपका इकोनॉमिकली यू विल फेस ट्रबल। भट्टाचार्य साहब, चाइना से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। जी नहीं, हम लगातार फाइट कर रहे हैं, हम डरते भी हैं, हम लड़ते भी हैं। नहीं, लड़ते नहीं हैं। तो लड़ते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हम ऐसा नहीं है कि हम दुम दबा के भाग गए हैं वहाँ से। खैर एनीवे, चाइना एक तरफ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं आप। तो भारत की वल्नरेबिलिटी बहुत हाई है उस एरिया में। इसके लाइट में फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट पर थोड़ा लाइट थ्रो करिए। मैं तो पहले भी बोला हूँ कि हमको कम से कम 12 से 14 स्क्वाड्रन और ज़रूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बांग्लादेश को अगर आप मिलिट्री पावर समझते हैं तो मेरा ख्याल है वो उचित नहीं होगा। बांग्लादेश की मिलिट्री पावर है, आपको या वही सोचते हैं। 2 नंबर नहीं, मैं उसका जानकार नहीं हूँ। नहीं, मैं साधारण नागरिक हूँ, तो किसी भी लड़ाई में मुझे तो डर लगता है कि लड़ाई होगी तो नुकसान होगा। मेरे साहब बहादुर सुन लीजिए, अगर बांग्लादेश को आप बहुत बड़ा एनिमी सोच के रखे हुए हैं, बांग्लादेश पहले भी एनिमी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, समझ रहे हैं ना। बांग्लादेश क्या था? वो तो हिंदुस्तान था। 47 में पाकिस्तान बन गया, अब 71 में बांग्लादेश बन गया, अब पता नहीं 2025 में 2-3 और कंट्री बन जाए। समझ है ना। आप जब एक बार टूटे हो, आप पहले थे हिंदुस्तान, फिर समझ नहीं हम बोलेंगे अपना रिलीजन में जाएंगे, हम रिलीजन, अब चलेगा हम लैंग्वेज में जाएंगे, और फिर आप चलेगा भाषा में, अब तीसरी पता नहीं कहाँ पे जाओगे। अब ज़्यादा हमको उसमें वो नहीं है। बांग्लादेश का जो हमें खाली यही देखना है, उनका जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम को हमको ज़्यादा असर नहीं करे, हमको खाली वही तक देखना है। ठीक है, उसको आप बांग्लादेश को जितना इग्नोर करिएगा उतना ही अच्छा है। अच्छा ये बताइए, फाइटर प्लेन की इंडस्ट्री जी, जो देश उसको बनाने में लगे हुए हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया रशिया का, आपने एग्जांपल दिया अमेरिका का, आधा एग्जांपल आपने फ्रांस का दिया, क्योंकि उनका स्टेटस अब आधा ही बच गया है आपके हिसाब से। इसका क्या भविष्य है? ये कंप्लीट वेस्टेज है, ये फालतू का इन्वेस्टमेंट है, कैसे इसको समझेंगे कैसे? नहीं, फाइटर का जो इन्वेस्टमेंट है ये फालतू नहीं है, और इसको मैं नहीं मानता हूँ कि इसको आप बिल्कुल बंद करिए। फाइटर था, है, चलेगी, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। अब उसका उपाय आपको चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर में, जैसे रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन्स जो मार रही है, तो देखिए ड्रोन इज़ ए डिफेंसिव वेपन, वो बचाने के चक्कर में है, और फाइटर्स जो है वो है ऑफेंसिव वेपन। जी, फाइटर आगे जाके आपको मार रही है, उसकी रफ्तार जो है 1500 किलोमीटर पर आके आपको मार रही है ऊपर से आकर नीचे। यूक्रेन की लड़ाई में जी फाइटर प्लेन का कितना रोल रहा है? नहीं, यूक्रेन की लड़ाई में फाइटर का प्लेन का उसमें लड़ाई लिमिटेड हो चुका है। उसका कारण एक ही है। नहीं, जब लड़ाई शुरू हुई थी, नहीं, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो ठीक था, लेकिन उसमें लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि रशिया ने क्या किया था, रशिया जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइप की लड़ाई में चले गए कि तुम 2 लाख आदमी हो, मैं 3 लाख आदमी हो, आमने सामने मरते रहे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होता था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता था, हल्दी घाटी की लड़ाई में क्या हुआ कि आमने सामने लड़ाई हो रही है, मुठभेड़ हो रही है, 10,000 इधर मरा, 20,000 इधर मरा, 1 लाख तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो उस टाइप की लड़ाई में अगर आप करेंगे, आपका कैजुअलिटी तो देखिए। अच्छा, उसमें जो है जब फाइटर्स आए पास में तो वो शॉट डाउन होना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। तो अब रसिया कर क्या रहा है, अब रसिया दूर से मार रहा है, रडार गाइडेड मिसाइल या रडार गाइडेड बॉम्ब्स विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट दिस थिंग,
जी। फर्ज करिए हम वहाँ पे बॉम्ब फेंकने वाले हैं 50 किलोमीटर दूर में, तो पहले होता था पास में जाके बॉम्ब गिरा जी। अब जो है यहाँ पे हमने यहीं पे छोड़ दिया, तो इसको कहते हैं ग्लाइडेड बॉम्ब। हमारा बॉम्ब जो है ना वो ग्लाइड करता हुआ चला गया। अच्छा, गाइडेड बॉम्ब का एक पता है मुसीबत क्या है, उसमें चूंकि रडार उसको नहीं पकड़ सकता है जी। तो उसमें जो है गाइडेड बॉम्ब जाके वहाँ पे प्रिटेंड में जाके धड़ाम से जाके गिर का मार दिया। तो इसमें यूक्रेन का काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप जब ऑफेंस में जाएंगे तो हम भी तो डिफेंस करने वाले हैं, तो हम भी तो ऑफेंस को मारने के लिए हम भी तो कुछ कर रहे हैं। तो रशिया का भी काफ़ी नुकसान हुआ है और इसीलिए रशिया जो है विड्रॉन अटैक कर लिया है। पहले होता था ऑफेंसिव ऑफ वेपन सामने जाके, अब जाके विड्रॉन ऑफेंसिव वेपन्स इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मामला है। तो चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ बदलती रहती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, बोलिए, कि जो इंडिया यूएस जो डील है जी, जो भी हो रहा है, एक अभी टैरिफ आएगा जो अभी 15 तारीख से प्रभावी है, दूसरा जो आएगा वो 2 अप्रैल से प्रभावी है। जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स दोनों जगह हम टकराव की हालत में हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के पास चैलेंजेस क्या क्या हैं अमेरिका से फाइटर प्लेन खरीदने के मामले में? हम पूरी तरह से मना कर दे सकते हैं कि हमारे पास उतना बेरविथॉल है, या हम उसमें से कुछ निगोशिएशन करके सस्ता डील ले सकते हैं, वैसा बेरविथॉल है? संसाधन क्या कहता है? सर कोई भी फाइटर आप लेना चाहते हैं जी। आप ओवरनाइट ले सकते हैं। आपको 5 साल आराम से 5-6-7 साल बिता लो। ट्रंप साहब तो 4 साल रहेंगे ना, ये 4 साल बिता लो, उसके बाद देखेंगे। वो तब प्रेशर नहीं आएगा। 4 साल तक आप कुछ करो, टिके रहो, लड़ो मत, अवॉइड करो। उससे लड़ने का मतलब ही नहीं होता है। आप ट्रंप वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, उसको खुद मालूम नहीं, तो हम क्या बताएं। ऊपर वाले को मालूम नहीं वो कल क्या करेगा या आज क्या करेगा। तो इससे यह ऐसे टाइप के जो बहुत दबंग टाइप के आदमी होते हैं उनसे थोड़ा बच के रहो। हमारे कहावत थी, हम लोग जब नौकरी ज्वाइन किए थे 50-55-51 साल पहले, कि बेटा एक काम करना, बॉस के सामने और घोड़े के पीछे कभी मत जाना। तो ट्रंप साहब जो हैं उनके सामने आप मत जाओ, उनके पीछे आसपास नहीं रहो, दूर रहो। नमस्ते सर कैसे हैं, नमस्ते सर, प्रणाम सर। यही करने मेरा ख्याल से ऐसा ही करो। चलिए, इसलिए हमने तय किया है कि जब तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं मुझे अमेरिका नहीं जाना है। हाँ, यही मैं अच्छा, मजे की बात, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो हमारा जाने का प्रश्न नहीं उठता। मैंने सोचा है कि जब तक वो हैं तब तक नहीं जाऊंगा, उसके बाद देखेंगे उनके जाने। नहीं, नमस्ते करिए, नमस्ते बोलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आया आप।